हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान में हम लोग बात कर रहे हैं भूगोल के बारे में और जिस किताब का नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। आज हम लोग पहुंच चुके हैं उसके अध्याय नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 1। प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन भाग 1 के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, यानी पूरे चैप्टर का रिवीजन हम लोग एक साथ करने वाले हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे इन प्रदेशों के बारे में। और इसके अंतर्गत मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और भूमध्य सागरीय प्रदेशों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसी बीच हम लोग अमेरिका के काउबॉयज़ की कहानी भी समझेंगे और अमेरिका के काउबॉयज़ से संबंधित वहाँ के कृषि फार्मों की भी बात करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ पर आज ये सेशन कमाल का होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर देख सकते हैं, या आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए हमने आपके गूगल प्ले स्टोर पर एक ऐप भी बनाई है, जिस पे जाकर आप इसको डाउनलोड करके आप सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स MB के नाम से यह ऐप आपको मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शीतोष्ण का मतलब क्या होता है। तो ये अगर आपका पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर हम सबसे पहले इसको बिल्कुल बीच में से डिवाइड कर लेते हैं 0 डिग्री से। 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है, ये जो 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र होता है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, ये ध्यान रखना आप, उष्ण कटिबंध से कहा जाएगा। वहीं 30 से लेकर के 60 डिग्री तक का जो एरिया होता है, ये वाला जो 60 डिग्री और 30 डिग्री का बीच का जो एरिया होता है, जिसे मैंने लाल रंग से डिनोट किया है, इसे हम लोग कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखना। तो जब हम लोग बात करें ना शीतोष्ण घास के मैदान की, तो शीतोष्ण कटिबंध अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस क्षेत्र की बात हो रही है। चाहे ये 30 से 60 डिग्री उत्तरी गोलार्ध की बात हो या 30 से 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की बात हो, 60 डिग्री से ऊपर वाला जो क्षेत्र जिसको मैंने क्रॉस किया है, ये शीत कटिबंध के नाम से विश्वविख्यात है। तो आइए बात करते हैं घास के मैदानों की। सबसे पहले तो घास के मैदानों के बारे में जो सोच, जो भ्रांति है कि घास के मैदान मतलब केवल घास रही होगी, तो ये नहीं होता। ऐसा केवल घास नहीं होती, वहाँ पर फसलों की खेती भी होती हैं, फसलें भी उगाई जाती हैं। जैसे अमेरिका का प्रेरी घास का मैदान, जो काफ़ी बड़ा मैदान है, विश्वविख्यात मैदान है। अमेरिका और कनाडा में पड़ने वाला ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। अमेरिका में यहाँ पर मक्का, सोयाबीन जैसी खेती की जाती है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर खेती होती है। वहीं बात करें रशिया और यूक्रेन के स्टेपी घास के मैदान की, तो दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर गेहूँ की खेती होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में गेहूं की खेती के वजह से इस स्टेपी घास के मैदान को, जो रूस और यूक्रेन में पड़ता है, इसे रोटी की डलिया, ब्रेड बास्केट इन द वर्ल्ड कहा जाता है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ होता है। तो घास का मैदान केवल घास नहीं उगती, ये समझ लेना, और भी चीज़ें यहाँ पर उगाई जा सकती हैं। तो घास का मैदान होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करें तो टेगा प्रदेश के दक्षिण में, ये टेगा प्रदेश कहाँ आता है, 60 डिग्री के ऊपर। पूरी दुनिया में मैप में आप 60 डिग्री के ऊपर वाला जो प्रदेश देखोगे वो टेगा प्रदेश में ही आता है। उसके दक्षिण में घास के मैदान होते हैं, इन्हें शीतोष्ण घास के मैदान कहा जाता है, जो 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ये यकीन से आपको याद रखना पड़ेगा। और शीतोष्ण घास के मैदान और टेगा प्रदेश दोनों एरिया की बात की जाए तो 25 से लेकर के 50 सेंटीमीटर तक यहाँ पर बारिश होती है। तो 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा वाला क्षेत्र होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। आइए बात करते हैं आगे, उत्तर एवं दक्षिण के घास के मैदान में क्या अंतर है। तो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि ये हमारा पूरा डायग्राम, ये मैप है, और मैप में 0 डिग्री के ऊपर नीचे वाला जो एरिया पड़ता है, ये 0 डिग्री हो गया आपका, और यहाँ पर आपका 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पर होगा आपका 60 डिग्री, 60 डिग्री।
वैसे यहाँ पर नीचे भी 30 डिग्री हो गया और 30 डिग्री के नीचे क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। ये वाली बात कर रहे हैं हम लोग ये 30 से 60 डिग्री की। ये पूछा गया है कि भाई ये उत्तर वाला और दक्षिण वाला में अंतर क्या है। तो दक्षिण घास के मैदान और उत्तर के घास के मैदान में अंतर क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर में ज़्यादातर महाद्वीपों का यहाँ पर अगर आप मैप देखोगे तो महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महाद्वीप कम ही पाए जाते हैं, महासागर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये तो एक खास अंतर हो गया कि जलवायु में अंतर हो गई, क्योंकि महाद्वीप ज़्यादा है और महासागर ज़्यादा नीचे है। तो इससे ये पड़ता है कि दक्षिण की बात करें, अगर हम ये दक्षिण वाले एरिया की बात करें तो यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा गिरती है। तो गर्मी ज़्यादा गिरने की वजह से, चूँकि बारिश तो कम होती ही है, लेकिन गर्मी ज़्यादा गिरने की वजह से जो पानी गिरा भी है वो भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे कि वहाँ पर ज़मीन सूख जाती है, नमी कम रहती है, और नमी कम होने की वजह से पेड़ पौधे नहीं उगते। वहीं उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर गर्मी कम, ठंडी ज़्यादा पाई जाती है, जिससे कि मिट्टी में नमी पाई जाती है और ठंड क्षेत्र में उगने वाले पौधे यानी टेगा वनस्पति आपने देखी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं। ये तो अंतर होता है। दक्षिणी घास क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, वहीं पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पेड़ों के लायक यहाँ पर मिट्टी नहीं मिलती। तो पेड़ों के लायक मिट्टी नहीं मिलती, जिससे पेड़ नहीं उगते, अतः ज़्यादातर क्या उगती हैं, घास उगती हैं। वहीं दक्षिण उत्तर की बात करें तो उत्तर में ठंड अधिक और गर्मी कम पड़ती है, अतः यहाँ की मिट्टी में नमी बनी रहती है, जो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं बनी रहती है। इसी वजह से यहाँ टेगा प्रदेश में पेड़ उग जाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में इन क्षेत्रों में पेड़ उगने का कारण ही है यहाँ पर मिट्टी में नमी पाई जाती है, जो पेड़ों के लिए सही होती है। दोस्तों ये पूरे प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ये दुनिया के वो सारे घास के मैदान हैं जो कि शीतोष्ण कटिबंधी भी हैं और उष्ण कटिबंधी हैं। लेकिन अगर हम लोग खाली शीतोष्ण कटिबंध पढ़ रहे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, तो हमारे लिए ये जो बीच का एरिया है जिसको हम लोग उष्ण कटिबंध में कंसीडर करते, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हमें कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है, हमें बात करनी है अमेरिका के प्रेरी मैदान की। ये अमेरिका में है, यूएसए में है, यूएसए कनाडा में है। हम बात करेंगे ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश के बारे में। वहीं हंगरी में भी एक छोटा मैदान है, लेकिन बड़ा मैदान स्टेपी घास का मैदान है, जो दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। वहीं अब दक्षिणी गोलार्ध में बात करो तो अर्जेंटीना का पंपास का मैदान दिख रहा होगा आपको, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में आपको साउथ अफ्रीका का वेल्ड घास का मैदान दिखाई देता है। और अंतिम जो हमारा है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान, और एक और कैंटरबरी घास का मैदान भी, जो अमेरिका में तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, और न्यूजीलैंड नाम के देश में भी कैंटरबरी घास का मैदान पाया जाता है। तो बस इन्हीं मैदानों की चर्चा हम लोग इस वीडियो के दौरान करने वाले हैं। आइए बात करते हैं, मानचित्र में देखकर बताएं कि दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के प्रदेश का विस्तार क्यों कम पाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार क्यों अधिक पाया जाता है। तो ये चित्र रहा आपके सामने, यहाँ देख के बताइए ना। ये उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े दिख रहे होंगे, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये छोटा सा, ये छोटे से घास के मैदान है। वहीं यहाँ पर घास के मैदान का जो गोला बना रहा हूँ कितना बड़ा बड़ा बनाया गया, यानी घास के मैदान यहाँ पर बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। क्यों, क्या कारण है? कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में ठंड ज़्यादा गिरती है, गर्मी कम गिरती है, जिससे कि पानी भाप बनकर ज़्यादा उड़ता नहीं है और मिट्टी में नमी बनी रहती है, जिससे यहाँ पर घास और पौधे उग जाते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वहाँ पर गर्मी ज़्यादा गिरने की वजह से पानी भाप बनकर उड़ जाता है और वहाँ पर नमी कम मिलती है। इस नमी की वजह से ही वहाँ पर घास तो उगती है, लेकिन विस्तृत नहीं होती है, पेड़ तो वहाँ पर उगते ही नहीं है। ये कारण तो आपको समझ में आ गया। अर्जेंटीना, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना में जो कहते हैं उसका नाम मैं लिख देता हूँ। अर्जेंटीना में कहते हैं पंपास घास का मैदान। वहीं दक्षिण अफ्रीका में इसे क्या कहते हैं? दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड घास का मैदान कहते हैं, वेल्ड। और अंतिम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया में इसे कहा जाता है डाउन्स, और एक और नाम है यहाँ पर कैंटरबरी घास का मैदान। तो कैंटरबरी, डाउन्स, वेल्ड और पंपास, ये नाम हमने देख ही ली। यहाँ देखो जरा, ये पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में, ये साउथ अफ्रीका में वेल्ड घास का मैदान, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में कैंटरबरी, और ये ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास का मैदान। यही नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप आसानी से इन नाम को देख सकते हैं, क्योंकि 3 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। ये नाम नोट डाउन कर सकते हैं, अर्जेंटीना का पंपास, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स और कैंटरबरी। ये
आपका अर्जेंटीना का पंपास बड़ा फेमस है क्योंकि यहाँ पर अल्फा अल्फा नाम की घास पाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरी रहती है, काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक होती है, जानवरों को बहुत पसंद है, जानवरों की मटर पनीर कही जाती है ये। तो ऐसा कहते नहीं, मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशन से भरी पड़ी रहती है। अब बात करते हैं प्रेरी और स्टेपी घास के मैदान के बारे में। ये घास के मैदान कहाँ है? अभी हमने देखा 2 देशों में है, एक यूएसए में पड़ेगा, एक रशिया में पड़ेगा। तो ये प्रेरी और स्टेपी घास के मैदान की चर्चा हो रही है। रूस में इस घास के मैदान को स्टेपी कहते हैं। जो शीतोष्ण घास के मैदान रूस में पाए जाते हैं उन्हें स्टेपी घास के मैदान कहते हैं, जबकि ये जो रूस में पाए जाते हैं यूरेशिया में कार्पेंट्रियन पर्वत से लेकर अल्टाई पर्वत तक फैले हुए हैं। मैं आपको मैप के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपका मैप है, ये यहाँ पर एक कार्पेंट्रिया का पर्वत है और यहाँ पर अल्टाई नाम का पर्वत है। तो अल्टाई पर्वत और कार्पेंट्रिया पर्वत के बीच में ये पूरा एक स्टेपी घास का मैदान जो रूस में पाया जाता है, जिसे रूस में स्टेपी भी कहते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। और उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल में से लेकर बड़ी झीलों तक, ये उत्तर अमेरिका तो मैं यहाँ बना के आपको बता देता हूँ। ये उत्तरी अमेरिका आपका महाद्वीप है और इस महाद्वीप में किस जगह पर है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर ये आपको मिलेगा रॉकी पर्वत। रॉकी पर्वत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रॉकी पर्वत और रॉकी पर्वत, और इधर आपको देखने को मिलेगी द ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की महान झीलें, अमेरिका की महान झीलें यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। और बीच में पड़ता है आपका वो प्रेरी घास का मैदान, प्रेरी घास का मैदान। इसी प्रेरी घास के मैदान में इधर से हवा चलती है, नीचे उतरती है, चलती नीचे उतरती है। इसी हवा को हम लोग बोलते हैं चिनुक हवा। ये भी ध्यान रखना, चिनुक हवा यहाँ पर चलती है प्रेरी घास के मैदान में। अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान में बहुत सारी फसलों को उगाया जाता है, जिसमें आप मक्का समझ सकते हैं, सोयाबीन समझ सकते हैं, तंबाकू, और बहुत सारी खेती यहाँ पर होती है। टमाटर की खेती भी बहुत बल्क में यहाँ पर होती है। तो अमेरिका के बड़े बड़े फार्म के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। विशाल घास भूमि का क्षेत्र है जिसे प्रेरी कहते हैं। तो ध्यान रखना, कनाडा और अमेरिका में ये बड़ा सा मैदान है जो प्रेरी के नाम से जानते हैं। खासकर यूएसए का नाम यहाँ पर बार बार लिया जा रहा है। बात करते हैं इस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान की जलवायु के बारे में। अगर बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान की जो जलवायु है वो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु से मतलब क्या है? ये अगर उत्तरी गोलार्ध में आप देखोगे मैप को, मैं दोबारा से आपको मैप दिखाना चाहूंगा ताकि हम लोग समझ सके कि क्या अंतर है। ये मैप आप देख रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में जितने भी आपको ये दिख रहे हैं घास के मैदान, ये महाद्वीपों के अंतर वाले भागों में, यानी समुद्र से काफी अंदर है। जो समुद्र से काफी अंदर महाद्वीपों में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों को हम बोलते हैं महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो आपको ये दिख रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध के जो आपके ये पंपास, वेल्ड और डाउन्स नाम के घास के मैदान दिखाई दे रहे हैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान ही है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये समुद्र के नज़दीक ज़्यादा है, समुद्र से दूर नहीं है। तो यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु नहीं पाई जाएगी, महासागरीय जलवायु का प्रभाव ज़्यादा पाया जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जहाँ उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण घास के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता है या प्रभाव है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में महाद्वीपीय प्रभाव की बजाय महासागरीय जलवायु का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इसी वजह से यहाँ पर विस्तार भी कम है, जलवायु भी एक काम की चीज है। तो उत्तरी गोलार्ध की शीतोष्ण घास के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु की प्रधानता है, जबकि दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु का प्रभाव कम है, क्योंकि यहाँ पर महासागरीय प्रकार की जलवायु ज़्यादा देखने को मिलती है। उत्तरी घास के मैदान में कड़ी सर्दी कई महीने तक पड़ती। उत्तर वाला जो मैदान है इसमें कई महीने तक कड़ी सर्दी पड़ती, यहाँ तक कि 0 डिग्री से भी टेम्परेचर नीचे उतर जाता है। इसके नीचे बर्फ जम जाती है और गर्मी काफ़ी साधारण होती है। लेकिन यहाँ पर चलने वाली कुछ हवाएं हेल्प करती इन क्षेत्रों में खेती करने के लिए, जैसे कि चिनुक हवा का नाम मैंने बताया।
चिनुक हवा घास पर जमी बर्फ को खा जाती हैं, स्नो ईटर के नाम से जानते हैं। वहीं यूरोप में चलने वाली फोन हवा भी यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। और ऐसी कई छोटी छोटी जगह है जहाँ पर कुछ स्थानीय हवाएं चलती हैं जो इस जगह पर बर्फ जमने के बाद भी इन क्षेत्रों में खेती की उपयुक्त कंडीशन पैदा कर देती हैं। वर्षा और तापमान में तो कमी होती, जिसके कारण इन प्रदेशों में वृक्ष बहुत कम उगते हैं, घास ज़्यादा उगती हैं और फसलें तो उगा सकते हैं लेकिन वृक्ष यहाँ पर वनस्पति की मात्रा कम पाई जाती है। जीव जंतु की बात करें शीतोष्ण घास के प्रदेशों में तो एशिया के स्टेपी प्रदेश में जंगली घोड़े पाए जाएंगे। जो रशिया वाला एरिया है जिसमें कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वाला रीजन आता है, इस स्टेपी घास के मैदान में आपको जंगली घोड़े दिखाई देंगे। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो प्रेरी में तेज दौड़ने वाले कुत्ते और तेजी से भागने वाले बाइसन दिखाई देंगे। इन्हीं बाइसनों का शिकार काउबॉयस लोग करते थे। काउबॉयस इन्हीं बाइसनों को इकट्ठा करके एक जगह से इनको चराते हुए शहरों तक ले जाते थे और वहां पर इनका मांस निकाला जाता था। दक्षिण अमेरिका के पंपास में जंगली भैंसा पाया जाता है, पंपा नाम का हिरन पाया जाता है और रिया नाम का पक्षी पाया जाता है। तीनों नाम याद रखना कि अर्जेंटीना का पंपास का मैदान में क्या मिलेगा आपको, वहां जंगली भैंसा मिलेगा, पंपा हिरन मिलेगा, रिया पक्षी मिलेगा, ये चीजें वहां मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू बहुत ज्यादा मिलते हैं और कोका बुर्रा, ये दोनों जानवर वहां पर काफी विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं। तो ये तो वे उनके जानवर। लेकिन बात करें अगर मानव जीवन की कि भाई इन एरिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में कौन सी जनजातियां पाई जाती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एशिया का स्टेपी प्रदेश है जिसमें रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे देश आते हैं, यहाँ पर किर्गिस और कजाक नाम की जनजातियां पाई जाती हैं। ये रही आपकी किर्गिस, ये किर्गिज जनजातीय की महिलाओं के चित्र हैं और यहाँ पर आप शिकारी देख सकते हैं, कज्जाक शिकारी। ये कज्जाक शिकारी जो है यहाँ पर जंगली घोड़ों पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आप कज्जाक शिकारी का फोटो देख सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जनजातियाँ किस तरह से रहती होंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनजीवन सामान्य तो नहीं है लेकिन ये जनजातियाँ खानाबदोश जीवन जीती हैं। खानाबदोश का मतलब होता है खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहना। घुमक्कड़ जनजातियाँ भारत में पहले ऐसी जनजातियाँ हुआ करती थी, आजकल नहीं क्योंकि यहाँ पर अब घूमने की जगह ही नहीं बची हुई है। पशुचारण पर जीवन व्यापन करने वाली जनजातियों में गिरगिट जनजाति काफ़ी फेमस है जो कि साइबेरिया मैदान में पाई जाती हैं और दक्षिण पश्चिम साइबेरिया में के मूल निवासी हैं जो खासकर भेड़ को, ऊँट को, घोड़ा और बकरियों को पालते हैं। भेड़, ऊँट, घोड़ा, बकरियां पालने वाली जनजाति आपको दक्षिण पश्चिम साइबेरिया के मैदानों में मिल जाएगी जो मूल निवासी वहाँ के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में भी ऐसी मूल निवासियाँ पाई जाती है। जैसे कि अगर आप जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जाओगे तो वहाँ पर आपको बकरवाल जनजाति मिलेगी। उत्तराखंड में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है गढ़वाल जनजाति मिल जाएगी। वहीं आप अपने राजस्थान में जाओगे तो ऊँट पालने वाली जनजाति वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो हमारे यहाँ भी घोड़ा, बकरी, ऊँट ये पालने वाली जनजातियाँ काफ़ी मात्रा में मिलती हैं। अब बात करते हैं हम लोग उन काउबॉयज के बारे में जो कि उत्तरी अमेरिका के प्रेरी घास के मैदान में काफ़ी चर्चा में रहते थे। ये काउबॉयज कौन होते थे? देखो दोस्तों, काऊ का मतलब गाय, बॉयज का मतलब बॉयज। तो काऊ को, गाय को चराने वाले होते थे लेकिन ये मांस के लिए चराते थे। ये काउबॉयज दिख रहा है आपको घोड़े पे बैठा हुआ। और उत्तरी अमेरिका के आदिवासी लोग होते दोस्तों जो प्रेरी के मैदान में चरने वाले जो बाइसन होते थे, जंगली भैंसे जो होते थे, बैल होते थे, गाय भैंस, तो बाइसन को ये क्या करते थे, हाँक कर मतलब चरा चरा करके रास्ते के चारों ओर से बचा करके शहरों तक मांस के लिए पहुंचाते थे। इन्हें काउबॉयज कहते थे। और काउबॉयज जो है ये लोग आजकल क्या कर रहे हैं, पहले तो ये खुद दौड़ दौड़ के चलाते थे, इनके हाथ में एक हंटर होता था लंबा सा, तो उस तार से इनको मारते मारते ले जाते थे। लेकिन आजकल तो ये सैकड़ों किलोमीटर लंबी एक कटीली तार की बाड़ लगा देते और बाड़ा बना देते, उसी से रेंज कहा जाता है। अब बाइसन इससे बाहर तो भाग के नहीं जाएंगे और आसानी से यहाँ से पहुँचा देते हैं। रेंज में मालिक अपने परिवार के साथ बड़े बड़े घरों में रहते थे और काउबॉयज अब घोड़ों के साथ साथ जीप और हेलीकॉप्टर का प्रयोग भी करते हैं। पहले तो वो पैदल चलते थे, धीरे धीरे घोड़े पर आने शुरू हुए, अब तो जीप के साथ जीप भगा भगा के उनके पीछे उनको ले जाते थे और अब हेलीकॉप्टर का प्रयोग भी करते। तो काफ़ी मात्रा में इनके पास अच्छे खासे संसाधन मिल चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग अमेरिका के ग्रेट प्लेन में के जो कृषि फॉर्म है उनकी बात करते हैं।
तो ग्रेट प्लेन्स ऑफ अमेरिका ये क्या होता है एक्चुअल में, इसको समझ लेते हैं, और इसी ग्रेट प्लेन्स में कौन से कृषि फॉर्म है इसकी भी बात करेंगे। दोस्तों आपने अमेरिका के बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में तो बात की थी। हमने अमेरिका के प्रेरी के घास के मैदान की बात की थी, और दुनिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की चर्चा हम लोग इस लेक्चर में कर ही रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के अंतर्गत अमेरिका का जो ग्रेट प्लेन आता है, जिसे प्रेरी का मैदान कहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े किसान होते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि चलो बताओ जरा भारत में किसान के पास ऑन एन एवरेज कितनी ज़मीन होती होगी, आपका आंसर होगा सर यहाँ पर तो 1.5 एकड़ या 1.5 हेक्टेयर के आसपास हो सकता है। 1.5-2 एकड़ के आसपास एवरेज ज़मीन भारत में होती है। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ के जो आम किसान होते हैं, जो सबसे निचले तबके के जिसको मान सकते हैं आम किसान, उन आम किसानों के पास आम तौर पर 500 से 600 एकड़ ज़मीन होती है। बाकी बड़े किसान की तो फिर आप क्या ही कहें। तो इतने बड़े बड़े फार्म होते हैं, इसलिए ग्रेट प्लेन्स की जो कृषि फार्म है वो वैसे ही इंपॉर्टेंट। अब आप सोचिए इतना बड़ा फार्म होगा, जनसंख्या वैसे ही वहाँ पर हमारी तुलना में काफ़ी कम है, तो वो लोग काम कैसे करते होंगे। दोस्तों दुनिया में सबसे पहले आधुनिक खेती करना ही वो लोग सीखे थे, और आधुनिक खेती करते हैं, हार्वेस्टर का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हर तरह से मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ भारत में खेतों में दवाई छिड़कने के लिए हम हाथ पंप का इस्तेमाल करते हैं, वहीं अमेरिका में दवाई छिड़काव करने के लिए, बीजों का छिड़काव, खाद का छिड़काव करने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अंतर है भारत की कृषि में और अमेरिका के कृषि फॉर्मों में, क्योंकि वहाँ पर किसान काफ़ी अमीर है। आप सोच ही सकते हैं ना, आम किसान के पास 500 से 600 एकड़ ज़मीन है, तो सोचो कितना उसके पास आमदनी रही होगी। तो भारत में किसानों की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों है, या भारत में किसान के पास इतनी कम ज़मीनें क्यों हैं, इसका कारण आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। मैं आपके इस कमेंट का इंतजार करूंगा। ग्रेट प्लेन्स के कृषि फॉर्म की बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश ग्रेट प्लेन्स में बड़े बड़े जोत वाले किसान हैं, जिनके पास 500 से 600 एकड़ ज़मीन होना तो आम बात है। अमेरिका में कहीं तो कई किलोमीटर तक आपको खाली गेहूं के खेती दिखाई देंगे, कहीं तो किलोमीटर तक केवल आपको मक्का ही दिखाई देगी, और कई किलोमीटर तक आपको केवल टमाटर दिखाई देंगे, तो कई किलोमीटर तक आपको कपास या तंबाकू तथा सोयाबीन जैसी खेती ही दिखाई देगी। इसका मतलब ये है कि भारत में अगर आप देखने जाओ तो हर खेत में अलग फसल मिल जाएगी, बहुत सिमिलरिटी नहीं मिलती, और खेत छोटे छोटे हैं तो हर खेत के बाद आपको डिवाइडेशन, बाढ़ लगी, कटीले तार मिल जाएंगे। लेकिन अमेरिका में बड़े बड़े फार्म मिलेंगे आपको, जहां आपको दूर दूर तक कोई मेड जैसी, पार्टीशन जैसी चीज़ नहीं मिलेगी। बहुत बड़े लेवल पर खेती करते हैं दोस्तों, और वहां पर कई किलोमीटर तक चले जाओ तो बड़े बड़े घास के मैदान मिलेंगे, बड़े बड़े गेहूं के मैदान मिलेंगे, गेहूं का पूरा बड़ा बड़ा खेत मिलेगा। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं, जबकि पूरा खेती से भरा हुआ एरिया है। जबकि भारत में ऐसा नहीं दिखाई देता है। इसका आंसर तो आप ही देंगे, क्यों नहीं दिखाई देता है। भाई भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से हमारा क्षेत्रफल काफ़ी कम है। अगर दुनिया के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो टोटल क्षेत्रफल का भारत के पास केवल 2.4% है। 2.5% जमीन पूरी दुनिया की हमारे पास में टोटल जमीन का, और जनसंख्या की बात करें तो भैया 17% के आसपास, 17.5% के आसपास है। तो ये बैलेंस ही कहाँ हुआ। अगर हमारे पास 2.5% जनसंख्या होती, 2.5% जगह होती, तो फिर भी कह सकते थे चलो बैलेंस हो गया है। फिर किसानों के पास हमारे यहाँ भी 200, 300, 400 एकड़ ज़मीन आराम से आम तौर पर मिलती। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भारत की जनसंख्या हमारे देश के क्षेत्रफल की तुलना में कहीं ज़्यादा है दोस्तों। तो जो हमारी जनसंख्या 1930-40 के टाइम पे थी, वो जनसंख्या आज अमेरिका में है 2022 में। तो ये डिफरेंस तो है कहीं ना कहीं, जनसंख्या का फर्क तो पड़ता है दोस्तों, ये मानना पड़ेगा। यूएसए की आधुनिक कृषि की बात करें कि इन फार्मों में कृषि कैसे की जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकाधिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। अमेरिका में ज़्यादातर किसान मशीनों का ही प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ट्रैक्टर, लेबलर, थ्रेशर, हार्वेस्टर और कंबाइंड हार्वेस्टर जैसी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। सारा का सारा काम उससे किया जाता है। दोस्तों एक कंबाइंड हार्वेस्टर का फोटो भी हमने आपके लिए यहाँ पर रखा है। ये हार्वेस्टर आप देख सकते हो, जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है। हार्वेस्टर क्या कर रही है, फसल को तो काट रही है, और काटने के साथ ही फसल को साफ करके और जो है फसल का जो दाने हैं वो भी निकाल करके दे रही है। मतलब काट के फसल को निकाल के भी ट्रॉली में यहाँ पर जमा कर रही है। तो इतना सारा काम हो रहा है। तो दोस्तों एक से ज़्यादा काम, कंबाइंड वर्क हो रहा है। आजकल भारत में इस तरह की तकनीक आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका हमसे इस मामले में भी आगे, हमारी मशीनें इनसे कई
छोटी मशीनें, हमारे ट्रैक्टर भी इनके ट्रैक्टर से काफ़ी छोटे हैं, तो हमारे पास इतना ज़्यादा खर्च करने का पैसा नहीं होता, हमारे देश के किसानों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, इस वजह से मशीन हम लोग ज़्यादा बड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जल्द ही भारत में भी आधुनिक खेती जो है वो सब लोग करना शुरू कर देंगे। तो सारा का सारा काम खेती का मशीनों से होता है। कंबाइंड हार्वेस्टर का उपयोग फसल काटने और अनाज निकालने के लिए किया जाता है। बीज, खाद एवं दवा छिड़कने के लिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर की मदद से ये लोग दवाई छिड़कते हैं, और हमारे यहाँ पर हम लोग मजदूर करके या खुद ही खेत में जा करके हाथ के पंप से करते हैं। तो कितना डिफरेंस आ गया, देखो कितना अंतर आ गया। लेकिन एक कमाल की बात है कि जल्द ही भारत में किसान जो है दवाई छिड़काव करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि सरकार जल्द ही ड्रोन एग्रीकल्चर फील्ड में लाने वाली है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मॉडर्न तो हम भी हो सकते हैं, और हम और अच्छा मॉडर्न तरीके से खेती कर सकते हैं इन फ्यूचर। ज़रूरी नहीं कि जो आगे है वो हमेशा आगे रहेगा, जो पीछे है उसने आगे बढ़ने के लिए अगर कुछ अच्छा ही काम किया तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, बंदरगाह पर भी ट्रक से माल उतार कर जहाज़ों तक लादने के लिए इंसानों का इस्तेमाल अमेरिका में नहीं होता, मशीनों का इस्तेमाल होता है। और हमारे देश में किसान ऐसा नहीं कर सकते, इसका क्या कारण है? हमारे देश में किसान आधुनिक खेती नहीं कर सकते, इसका मेन कारण है कि किसान की आय बहुत कम है। एक तो कृषि जो है वो पूरी तरह से निर्भर जो है वो खेती होती है। भारत में जो खेती होती है वो ज़्यादातर सर्वाइवल के लिए खेती करते हैं हम लोग, हमारा पेट भरने के लिए करते हैं, न कि पैसे कमाने के लिए। ज़्यादातर किसान तो यही करते हैं। दूसरी बात यह है कि उसको अपने फसल का सही दाम नहीं मिल पाता। दोस्तों, दुनिया में शायद किसान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति होगा जिसके फसल की कीमत कोई और अदा करता है, जिसके उत्पाद की कीमत कोई और अदा करता है। जबकि कोई भी कंपनी भारत में ले लो, अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल किसी भी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी या कोई मसाला या कोई दूसरी चीज़ बनाने वाली, कोई कार कंपनी ही ले लो, मान लो टाटा कार कंपनी ले तो उसके प्राइस कौन, हम खुद डिसाइड करते हैं। टाटा कंपनी खुद डिसाइड करते हैं कि कार हमें कितने में बेचना है। लेकिन क्या किसान अपने द्वारा उगाए गए फसल की कीमत खुद तय करता है क्या? किसानों को भी अधिकार मिलना चाहिए फिर तो अपने उत्पाद का जो पैसा है, जो प्राइस है, वो भी तय किसान नहीं करता है। शायद यही कारण है कि किसानों की जो आय है वो काफ़ी कम रह चुकी है। जिस दिन इस देश में किसानों को अपनी फसल का खुद पैसा तय करने का मौका मिल जाएगा, शायद हम भी आगे निकल ही जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश की अवस्थिति। अब बात करने वाले हम लोग दूसरे प्रदेश की बात करेंगे, क्योंकि हमने पहला प्रदेश कंप्लीट कर लिया, हमारा शीतोष्ण घास के मैदान, जिसमें हमने काउबॉयज और प्रेरी घास के मैदान की चर्चा भी की और अमेरिका के फार्मों की चर्चा भी की। यहाँ हम लोग चर्चा करने वाले दूसरे सागरीय प्रदेश की, जिसका नाम है भूमध्य सागरीय प्रदेश, या इसका एक और नाम है रूम सागरीय प्रदेश। क्या होता है ये? दोस्तों, भूमध्य सागर का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता दूं कि दो महाद्वीप है, एक तो है यूरोप और एक है अफ्रीका। इन दो महाद्वीप का नाम तो आपने सुना ही होगा। यूरोप और अफ्रीका के बीच में, उनके दोनों के बीच में एक छोटा सा समुद्र पड़ता है, और उस समुद्र को हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। समुद्र छोटा सा, मतलब महासागर से छोटा सागर होता है, इसलिए मैं उसको छोटा बोल रहा हूँ, बाकी उसके हिसाब से तो काफ़ी बड़ा एरिया है। तो एक भूमध्य सागर नाम का सागर पड़ता है दोनों के बीच में, और उसी सागर के चारों ओर जितने भी देश पड़ते हैं, उन देशों में जो जलवायु पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। लेकिन इसी बीच जिस एरिया में, जिस अक्षांश रेखाओं पर वो सारे देश पड़ते हैं, उन्हीं अक्षांश रेखाओं पर दुनिया के दूसरे देशों में भी इसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो आइए इस प्रकार की जलवायु की बात हम लोग बढ़ते हैं, इन प्रदेशों की बात करते हैं। हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में सीखा। जिस तरह शीतोष्ण के घास के मैदान खाद्यान्न उत्पादन और दूध उत्पादन के लिए दुनिया में विख्यात है। दोस्तों, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो हैं, ये खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, वहीं दूध के उत्पादन के लिए भी फेमस है। उसी तरह भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दुनिया के, विश्व के रसीले फलों का यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। दुनिया में बड़े बड़े फार्म यहाँ पर डाले गए हैं और फलों की खेती बहुत मात्रा में की जाती है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रदेश का विस्तार कहाँ कहाँ है जिसकी हम बात कर रहे हैं? तो भूमध्य सागर के दोनों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच अक्षांश में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। अगर आपको एक ग्लोब में बना के दिखाऊं तो ये आपका हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा बोलते हैं। ये बिल्कुल बीच में से काट दो इसको, ये 0 डिग्री। 0 डिग्री को विषुवत रेखा बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि भाई भूमध्य सागर के आसपास
तो ये भूमध्य सागर जो है ये 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में ही पड़ता है। तो ये आ गया आपका भूमध्य सागर वाला एरिया जो कि 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच पड़ता है। तो फिर ये तो साउथ हेमिस्फीयर में भी होगा, दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये हो गया आपका 40 डिग्री। 30 डिग्री और 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में भी इस तरह के भूभाग पाए जाते हैं। तो इन दोनों प्रदेशों को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो भूमध्य सागर के चारों ओर 30 डिग्री से 40 डिग्री के मध्य सभी भूभाग प्रदेशों को हम लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश बोलते हैं। लेकिन ये जो प्रदेश है, ये जो जलवायु है, ये इन सभी महाद्वीपों के केवल पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। तो पश्चिमी भाग में ही आपको मिलेगी ये जलवायु, ये इस प्रकार के प्रदेश। तो एक चीज़ तो बिल्कुल मेंशन करना है, पश्चिमी भाग में जो जलवायु पाई जाती है, जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो यहाँ तो एक चीज़ क्लियर हो गई आपकी। आगे बढ़ते हैं। इन प्रदेशों के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर के देश आते हैं। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि भूमध्य सागर के चारों ओर देश कौन कौन से हैं? भूमध्य सागर के चारों ओर की बात करें तो भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप के देश आते हैं, जबकि भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका के देश आते हैं। यूरोप के देश की बात करें तो उसमें पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रोमानिया, ये बहुत सारे देश, यूनान आता है, सर्बिया, युगोस्लाविया, ऐसे बहुत सारे देश यूरोप में आते हैं। मैं बिल्कुल उससे सटे हुए देशों की बात भी नहीं कर रहा हूँ, उस जलवायु के आसपास वाले देशों की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप बात करें दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मोरितानिया, माली और इजिप्ट और लीबिया जैसे देश आते हैं। तो बहुत सारे देश हो गए। इन सभी देशों में जो जलवायु पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वो जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय, लेकिन ये महाद्वीपों के केवल पश्चिमी भाग में पाई जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना है। उसके अलावा कहाँ? उसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया में अमेरिका का कैलिफोर्निया भी बिल्कुल पश्चिमी भाग में। मैं मैप में सबको डिनोट करके बताऊंगा दोस्तों, तो घबराने की बिल्कुल भी यहाँ आवश्यकता नहीं है। दक्षिणी अमेरिका के चिली में ये जलवायु पाई जाती है, या ये प्रदेश वहाँ में कहे जाते हैं। वही बात करें ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम भाग में, तो वहाँ भी पाई जाती है, और दक्षिण अफ्रीका का भी दक्षिण पश्चिम भाग। तो इन सभी क्षेत्रों में रुम सागरीय या भूमध्य सागरीय प्रकार के प्रदेश पाए जाते हैं। तो आइए अब मैप में इन सभी को देखने का कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये आपका रहा भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है आपका, जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में है। ये आपका ऊपर यूरेशिया या इसे यूरोप बोल सकते हैं हम लोग, तो ये यूरोप है आपका, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे अफ्रीका। ये आपका अफ्रीका है। तो नीचे आपका अफ्रीका है और ऊपर आपका यूरोप है। यूरोप और अफ्रीका दोनों के बीच में ये रहा आपका भूमध्य सागर। तो इसके चारों ओर जो भी देश होंगे उन सब में कौन सी जलवायु पाई जाएगी? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाएगी 30 से 40 डिग्री के बीच में। अगर इसी डिग्री को हम लोग यहाँ तक लेकर आए तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक प्रदेश आता है, एक राज्य आता है अमेरिका का, जिसका नाम है कैलिफोर्निया, जिसकी बात की गई है, और ये महाद्वीप के पश्चिम भाग में ही है। तो कैलिफोर्निया भी आ गया भैया, ये आ गया। वहीं इतने ही डिग्री पर 40 डिग्री यहाँ पर भी आ जाता है, तो इस जगह पर भी आएगा। तो यहाँ पर भी एक देश है जिसका नाम है चिली, दक्षिण अमेरिका का चिली, दक्षिण अमेरिका का चिली देश, और दक्षिण अफ्रीका वाला रीजन, ये दक्षिण अफ्रीका वाला रीजन, यहाँ पर भी दक्षिण अफ्रीका में भी ये जलवायु पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका। यह हो गया आपका। वही हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का भी दक्षिण पश्चिम भाग दोस्तों यही है। यहाँ पर भी ये ऑस्ट्रेलिया में भी कौन सी जलवायु पाई जाती है? इसमें भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जिसे भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रदेश यहाँ पर पाई जाएगी। तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश का मतलब क्या हुआ? ये फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर फलों की खेती होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ विशेष वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम लोग भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ भी कहते हैं। आइए आगे उन्हीं के बारे में चर्चा भी करेंगे हम लोग। पहले यहाँ की जलवायु की बात कर लेते हैं। जो जो क्षेत्र मैंने गिनाए हैं आपको, भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास के देश, वही मैंने बात की है कैलिफोर्निया की, चिली की, दक्षिण अफ्रीका की और ऑस्ट्रेलिया की। इन सभी देशों में, इन सभी जगहों पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। आइए बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु में होता क्या? ऐसी जलवायु में ग्रीष्म काल गर्म व शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु काफ़ी गर्म होती है लेकिन सूखी होती है, वर्षा नहीं होती है। जबकि शीतकाल में साधारणतः आर्द्र होता है, यानी शीतकाल में यानी ठंड के समय में वर्षा होती होगी। जिस जगह पर ठंड के समय में वर्षा होती है, बरसात के समय में सूखा, गर्मी के समय में सूखा रहता है, वो वाला एरिया कहलाता है आपका भूमध्य सागरीय जलवायु।
वर्ष भर अधिक मात्रा में धूप की प्राप्ति तो रहती ही है, क्योंकि 30 से 40 डिग्री का एरिया है दोस्तों, तो धूप तो मिलेगी ही। वहीं शीतकाल में औसतन तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री होता है, जबकि ग्रीष्म काल में औसतन तापमान 20 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होता है। यानी ग्रीष्म काल का जो तापमान है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर ठीक ठाक पाया जाता है, और शीत ऋतु का तापमान 5 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में पाया जाता है। और वार्षिक वर्षा जो होती है वो कितनी होती है? टोटल 37 से 75 सेंटीमीटर, जो कि भारत की तुलना में काफ़ी कम है। इन प्रदेशों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है, तो जितनी बारिश होती है उसके हिसाब से यहाँ पर फलों की खेती की जा सकती है। तो 37 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर तक अगर आपको कंपेयर करना है कि कितनी बारिश है, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में ऑन एन एवरेज औसतन 118 सेंटीमीटर बारिश होती है, पूरे भारत का औसत लगा लिया जाए तो। ऐसे में भारत में 118 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, तो यहाँ पर 37 से 75 तो काफ़ी कम है। हमारे देश में 25 से 50 के बीच में तो बारिश राजस्थान में हो जाती है, जो थार का मरुस्थल वहीं पर 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी कम बारिश यहाँ पर होती है कंपेरेटिवली। अगर मौसिमराम की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय राज्य के एक जगह है मौसिमराम, और दूसरा चेरापूंजी, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो मौसिमराम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है, लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है। अब आप खुद तय कर सकते हैं कि 1200 सेंटीमीटर बारिश कितनी ज़्यादा होगी और 37 से लेकर 75 सेंटीमीटर की बारिश कितनी कम होती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। शीतकाल में वर्षा अधिक होती है। नॉर्मली यहाँ पर शीतकाल में ही वर्षा होती है, जबकि ग्रीष्म काल जो है वो शुष्क रहता है, सूखा रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भूमध्य सागर की वजह से होने वाली जो वर्षा है, जो कौन से काल में हो रही है, शीतकाल में हो रही है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है इसको जानना। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपने आम भाषा में अपने लोकल एरिया में एक शब्द जरूर सुना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आता है वो, और वो शब्द है मावठा। मावठे का नाम तो हर किसी ने सुना होगा। शीत ऋतु के समय यानी ठंड के मौसम में कई बार बारिश हो जाती है, कई बार ओले वृष्टि भी हो जाती है, एकदम से शीत लहर आती है। वो किसका कारण है? वो कारण है मावठा का। और ये मावठा कहाँ से आता है? ये मावठा को हम लोग ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिसे अंग्रेजी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम से होने वाला डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस का मतलब समझ गए आप? डिस्टर्ब होना। हमारे एरिया को डिस्टर्ब करता है पश्चिमी दिशा से कोई, तो पश्चिम दिशा में अगर ये भारत की जगह में खड़ा हो तो इस साइड पश्चिम में देखोगे तो भूमध्य सागर है आगे, और उसी भूमध्य सागर से हवाएं, नम हवाएं उठती हैं, आर्द्र हवाएं उठती हैं और उठ करके आगे चलती है इंडिया के हिमालय की ओर। हिमालय से टकरा के ऊपर उठती है और बादल बना करके वर्षा कर देती। दोस्तों ये वही वर्षा है, ये वही मावठे की वर्षा है जो भारत के, उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को प्रभावित करती हैं, और इन राज्यों के लिए कुछ फसल के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पांस देती है, क्योंकि ये गेहूं की खेती के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है और गेहूं इससे बल्क में प्रोड्यूस होते हैं। तो गेहूं की फसल पकने के समय पे ये होता है, तो बहुत अच्छा एक बारिश मानी जाती है। दोस्तों इसी बारिश के समय में और इसी समय जब गेहूं की खेती पकने लग जाती है, तो इसी में एक उत्सव मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी नाम का त्यौहार मनाया जाता है। ये सब चीज़ों को इसलिए मैं कनेक्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि ये भूमध्य सागरीय प्रदेश की जलवायु जो है ये कहीं ना कहीं भारत के जलवायु को भी प्रभावित करती है, इसलिए इसको कनेक्ट किया। ध्यान देने योग्य बात है कि क्यों ऐसा होता है कि ठंडी और गर्मी हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य देवता के उत्तरायण, जिसको हम लोग सूर्य नारायण के उत्तरायण बोलते हैं, उत्तर की ओर है ना, और सूर्य देवता के दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब पेटियों में ऋतुवत स्थानांतरण होता है, जिसके कारण भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होने का यही तो कारण है, यही कारण है कि वहाँ पर 30 से 40 डिग्री के बीच में ये उत्पन्न होने का कारण है कि सूरज जो है मूव करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये 0 डिग्री हो गया और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जिसे कर्क रेखा कहते हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा, जिसे मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और हमारा सूरज यहाँ पर होता है, ये सूरज आपका। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए सूरज एक जगह नहीं रहता है। सूरज जो है वो कभी यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो कभी यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। आपने सुना होगा ना 21 जून के दिन सूरज सीधे कर्क रेखा पर आता है, सबसे बड़ा दिन होता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में। वहीं अगर हम लोग 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर के दिन
सूरज जो है ये कहाँ पहुँच जाता है, मकर रेखा पर पहुँच जाता है। तो सूरज इसका मतलब एक जगह फिक्स नहीं है, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, और सूरज के साथ ही तापमान भी ऊपर नीचे होगा, क्योंकि सूरज जहाँ होगा वहाँ तापमान होगा। सूरज का संबंध तापमान से बिल्कुल सीधा है, क्योंकि सूरज से ही तो तापमान बनता है। तो सूरज जिस अक्षांश के सामने होगा तापमान भी ज़्यादा उसी अक्षांश के साथ में होगा। सूरज ऊपर आएगा उत्तर में तो तापमान उत्तर में बढ़ेगा, दक्षिण में ठंडी हो जाएगी, और सूरज जब दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम हो जाएगा। तो बस इसी के खिसकने की वजह से भूमध्य सागरीय प्रदेश का निर्माण होता है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना इस चीज़ को। आप आगे बढ़ते हैं वनस्पति के बारे में। इन क्षेत्रों में जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है इनमें किस प्रकार के वनस्पति पाए जाते हैं, आइए इन वनस्पति की बात भी कर लेते हैं। जाड़े में वर्षा अधिक होती है, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर जाड़े में, जाड़े का मतलब है शीत ऋतु में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल सूखा रहने के कारण वनस्पतियाँ जिनमें ओक, वॉलनट, चेस्टनट और सोडार जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ये सारे के सारे वृक्ष आपको भारत के जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में भी दिखाई देंगे, क्योंकि ऊंचाई पर स्थित होते हैं। ये सारे वृक्ष जो हैं ये ठंडी वाले रीजन में पाए जाते हैं और ठंड को सहन भी कर सकते हैं। ये सारी वनस्पतियाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ ही हैं दोस्तों। जो ओक, वालनट, चेस्टनट और ओडार जैसे पेड़ पाए जाते हैं, ये सारे के सारे इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं। कहीं कहीं पर तो झाड़ियों के झुंड भी ज़्यादा मिलेंगे, वृक्ष कम भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया 37 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। जिनको कैलिफोर्निया में इस वनस्पति का एक नाम रखा गया, उसको बोलते हैं चैपरल। ये नाम जरूर याद रखना, नोट कर लेना किताब में कि चैपरल क्या है। भूमध्य सागरीय वनस्पति का वो नाम जो कैलिफोर्निया में पुकारा जाता है, जबकि वहीं दक्षिणी यूरोपीय एरिया में जहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, इस प्रकार की वनस्पति को मैक्विस या माक्वी के नाम से जानते हैं। मैक्विस भी लिखा हुआ है और माक्वी भी लिखा हुआ है, तो मैक्विस या माक्वी के नाम से जानते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु को, भूमध्य सागरीय प्रदेश को। खास बात यह है कि यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, और इसी भूमध्य सागरीय प्रदेशों से उठने वाला जो मानसून होता है ये भारत के पश्चिमी भाग को, उत्तर पश्चिमी भाग को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग मावठा कहते हैं। शीतकाल की वर्षा होती है, ये मावठा होता है। इसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ के नाम से भी जानते हैं। और अचानक से इसी मावठा के गिरने के बाद से एक शीतलहर से आ जाती है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी से निकल जाती है। इसी कारण से जब ठंडी आती है तो अचानक से 15 से 20 दिन, 1 महीना भी हो सकता है, शीतलहर बहुत तेज़ी से निकल जाती है उत्तर प्रदेश और बिहार से। और कई बार स्कूलों की शीतलहर के चलते कलेक्टर साहब छुट्टियां भी घोषित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आप इसको हर साल कहीं ना कहीं सुनते देखते हैं, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा कि शीतलहर क्या होती है। रोम सागरीय प्रदेश अपने रसीले फलों के लिए दुनिया में विख्यात है। इस प्रदेशों में जैसे कि मैंने बोला कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध हैं, दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही रोम सागरीय प्रदेश या आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश रसीले फलों के लिए जाना जाता है। और वो रसीले फल कुछ इस प्रकार है, जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, सेब, सुखानी, शहतूत, जैतून और अंजीर जैसे। इनमें से कोई ऐसा फल नहीं होगा जो आपने सुना या देखा नहीं होगा। ज़्यादातर फल से आप परिचित होंगे। एक फल शायद आपको नया लग रहा होगा, एक चीज़ शायद नई लग रही होगी, बाकी शहतूत वगैरह तो ये पेड़ खेती होती है, ये फल तो नहीं है। ये सुखानी, ये खुबानी, क्षमा करें खुबानी, ये खुबानी जो है ये एक तरह का ड्राई फ्रूट जैसा होता है। इसको पहले सुखाया जाता है, लाल रंग का होता है, सुखाने के बाद जैसे कि हमारे किशमिश वगैरह जो होते हैं ना, उस तरह का दिखाई देता है, हल्का सा ये उस रंग का हो जाता है, थोड़ा सा मोटा होता है, और वो भी काफ़ी काम की चीज़ है। तो ये रसीले फल और जैसे कुछ चीज़ें हैं, शहतूत और जैतून यहाँ पर काफ़ी मात्रा में उगाई जाती हैं। इसीलिए फलों की खेती के लिए दुनिया में विख्यात अगर कोई जगह है तो वो है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्रदेश के मानव जीवन की चर्चा कर लेते हैं। तो मानव जीवन की बात करें तो प्राचीन काल में ही इस प्रदेश में यूनान, रोम, मिस्र और सीरिया जैसे क्षेत्र तो पड़ते ही हैं। भूमध्य सागरीय एरिया में आपको कौन कौन से क्षेत्र दिखाई देंगे? आपको रोम दिखाई देगा। रोमन एम्पायर दुनिया का बहुत पुराना एक सभ्यता से जुड़ा हुआ है, रोमन सभ्यता। रोमन लिपि भी हम लोग इस्तेमाल करते ही हैं। मिस्र, इजिप्ट की सभ्यता भी बहुत पुरानी है। इजिप्ट के साथ ही सीरिया का देश जो वहाँ पर भी पुरानी सभ्यता, ओटोमान साम्राज्य, बेबीलोन साम्राज्य, यूनान और ग्रीस, ये आपकी रोमन साम्राज्य और मिस्र की सभ्यता है। तो पुरानी सभ्यता यहाँ पर विकसित हुई है, इसलिए इसका मानव जीवन तो सभ्यता यहाँ पर बहुत पहले से विकसित है। इसका मतलब जन जीवन तो यहाँ का
अच्छा खासा लेवल हाई होना चाहिए। इस प्रदेश में उत्तम जलवायु, उपजाऊ भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन की सुलभता है। सभी प्राकृतिक संसाधन यहाँ आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए मानव जीवन एवं यहाँ का रहन सहन का स्तर भी ऊंचा है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है जनसंख्या का भार इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर, और वैसे भी विकसित देश है ना दोस्तों शुरुआत से, इस वजह से इनका स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा है। यह प्रदेश काफ़ी विकसित देशों का है, यह पूरा प्रदेश जो है विकसित देशों से भरा हुआ है। इन प्रदेशों में फलों की खेती होती है, अनाज का उत्पादन होता है, शराब बनाने का काम किया जाता है। शराब की खेती यहाँ पर बहुत चर्चा में होती है दोस्तों, क्योंकि अंगूर की खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। शराब की खेती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है, इसलिए शराब का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। और स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस जैसे देशों में तो शराब के लिए काफ़ी फेमस देश है वो। दुनिया की सबसे अच्छी किस्म की शराब इन्हीं देव देशों में पाई जाती है, क्योंकि अंगूर की खेती बहुत करते हैं। इंजीनियरिंग और खनिज उद्योगों का विशेष महत्व भी यहाँ पर है। जब बल्कि इसके अलावा अगर बात करें तो जैतून का तेल निकालना, अंगूर से शराब बनाना तथा शहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़े का पालन करना यहाँ का प्रमुख उद्योग, प्रमुख व्यवसाय है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड जैसे जो देश है यहाँ पर एक हवा चलती है फोन नाम की हवा। ये हवा ही अंगूर की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है, इसलिए इसको अंगूर की खेती के लिए एक सौहार्दपूर्ण हवा कहा जाता है। फोन उसका नाम है, ध्यान रखना। आल्प्स पर्वत के सहारे चलती है। दोस्तों तो ये रहा आज का हमारा ये टॉपिक, आपका हमारा चैप्टर नंबर 9, जिसका हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा का सारा चैप्टर आसानी से समझ में आ गया, जहाँ पर हमने शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और भूमध्य सागरीय मैदान की बात की है। सारे के सारे वीडियो जो यूपी बोर्ड के लिए बनाए गए हैं आपको यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ सीक्वेंस में नहीं मिल रहा है या ढूंढने में परेशानी हो रही तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है magnetbrains.com, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के हमारी ऐप MB डाउनलोड कर सकते हैं। उससे भी आपको बहुत सारी सुविधा मिल सकती है, सारे वीडियो वहाँ पर भी उपलब्ध हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आपको कभी ये नहीं कहेगा कि 2, 3, 4 वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लो या फिर हमारे कोर्स को बाय कर लो। ना ही मैग्नेट ब्रेन्स कभी किसी प्रकार की कूपन कोड जैसी स्कीम चलाता है, जबकि मैग्नेट ब्रेन्स तो हमेशा कहता है कि वॉच 100% फ्री, जितना आप देख सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए बहुत सारी अलग अलग कोर्सेज चलाता है, जो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाए जाते हैं, जैसे कि CBSE इंग्लिश और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए पूरा यहाँ पर कोर्स उपलब्ध है। आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम के लिए किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की तैयारी कर सकते हैं, वहीं आप हिंदी मीडियम में कक्षा 7 से कक्षा 12वीं तक का आनंद उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर NTSC ओलंपियाड, IIT JEE नीट जैसी परीक्षाओं की, उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। CUAT जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। SSC, UPSC, RRB और बैंक इंश्योरेंस तथा जेप और केप जैसी अन्य परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। तो दोस्तों हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिएगा और अपने दूसरे साथियों को भी इससे जुड़ने के लिए कहिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक बिल्कुल फ्री प्लेटफॉर्म है जो आपके भविष्य के लिए बिल्कुल सही और बेहतर है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।